बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसी तबीयत है आपकी? अच्छा जी, मैंने आपको दो क्वेश्चन जो फाइनल अकाउंट के आई कैप के मॉडल पेपर गिवन थे, वो आई कैप के सॉफ्टवेयर पर भी हल करना सिखा दिए। ठीक है। अब ये जो अगर आप पहली दफा एग्जाम दे रहे हैं, तो अकाउंटिंग का पेपर जब आप अपना लॉग इन करोगे, मतलब अपना पासवर्ड लिखोगे, पेपर का आईडी लिखोगे, तो उसके बाद इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है। अब इसकी अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो टाइम चल रहा है कि जी 1 घंटा, 2 घंटे टोटल है, और तकरीबन कोई 1 मिनट गुजर भी चुका है। साथ उसके कैलकुलेटर है, और साथ उसके ऊपर एक वर्किंग शीट बनी हुई है, और साथ एक फ्लैग का साइन। फ्लैग का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास टाइम क्योंकि शॉर्ट होता है, तो अगर आपके सवाल को किसी के ऊपर डाउट है, तो सवाल का जवाब लगा दो और फिर फ्लैग के ऊपर क्लिक कर देना। इसका आपको क्या फायदा होगा कि बाद में आपको सवाल ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आपका टाइम से पहले पेपर हो जाता है, तो आप फ्लैग पर क्लिक करेंगे तो वो सारे सवाल आ जाएंगे जिस पर आपको डाउट होगा। उसके बाद यहां पर ओवरव्यू की जगह अगर आप क्लिक करेंगे, तो नीचे क्वेश्चंस के नंबर आ जाते हैं कि ये कौन से किस क्वेश्चन पर आपने जंप करना है। अगर आप जंप करना चाहोगे तो भी आप कर सकते हो। ठीक है। 1/41 लिखा हुआ है, तो 1/41 का मतलब ये हुआ कि आपके टोटल 41 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज वाले हैं, और एक क्वेश्चन आपका फाइनल अकाउंट का होगा। ठीक है। तो ये आपने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन जो इसके अंदर है वो मैं ऑलमोस्ट करवा चुका हूं, आपको बस दिखा दूंगा। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सारे जो क्वेश्चन जितने भी हैं वो 2 नंबर के हैं, और इस स्ट्रक्चर में ही होंगे। कुछ बच्चों को ये परेशानी होती है कि शायद अगर हमने क्लिक कर दिया तो शायद कोई परेशानी ना हो। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो आपका आंसर लग गया, लेकिन अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करूंगा तो ये अनचेक भी हो गया। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि अगर आपने क्लिक कर दिया एक दफा तो पता नहीं क्या होगा, अब दोबारा उसी के ऊपर क्लिक कर दें। लेकिन हाँ, ये ऐसा होता है कि अगर आपने एक पे क्लिक करके फिर दूसरे पे क्लिक कर दिया, फिर भी आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है। अब सवाल लिखा हुआ है कि इनकम अराइज फ्रॉम इंक्रीज इन एसेट्स या डिक्रीज इन लायबिलिटी रिजल्टिंग इन। मैं आप कहो तो चैप्टर का रेफरेंस भी देता जाऊंगा। ये हमारे पहले चैप्टर के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है इनकम की, कि इनकम अगर बढ़ती है ना, उससे एसेट्स बढ़ जाता है, लायबिलिटी कम हो जाती है, जिसके नतीजे में इक्विटी बढ़ जाती है, क्योंकि इनकम ने कैपिटल में जाकर ऐड होना होता है, और एक्सपेंस ने कैपिटल में से जब माइनस होना होता है। तो डिक्रीज इन इक्विटी अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स, ये तो नहीं हो सकता। इंक्रीज इन इक्विटी इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनर, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन बाय द ओनर होता है वो तो हमारा नया कैपिटल होता है, वो इनकम नहीं होती। तो इंक्रीज इन इक्विटी अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स, तो इसका थर्ड आंसर है। ठीक है। कि जो इक्विटी में दो तरह से इजाफा होता है, एक इनकम से, एक जो ऑनर इन्वेस्ट करता है। जो इनकम होती है वो अदर देन ऑनर इजाफा होता है इक्विटी के अंदर। नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे, आप इसको सेव करते हैं नहीं करते, आप सिर्फ क्लिक कर दें, आपका आगे सवाल आ जाएगा। और ये जो लोडिंग पे टाइम लगता है ना, इससे आपका ना टाइम रुक जाता है, फिर आगे टाइम चलता नहीं है। फिर जब अगला क्वेश्चन आता है फिर टाइम चलना शुरू होता है। Which two of the following would be considered as a business transaction? अब बिजनेस ट्रांजेक्शन वो चीज होती है जिसकी जर्नल एंट्री पास होती है या बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। पहले ऑनर पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनर्स रेजिडेंस फ्रॉम पर्सनल अकाउंट, उसने अपने घर का बिल अपने घर की जेब से पे किया, तो ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन ना हुई। बिजनेस पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये बिल्कुल बिजनेस ट्रांजेक्शन है, चाहे आप जिस साल का मर्जी पे करें। Business received electricity bill of office premises which will be paid in the next year, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बिल रिसीव हो गया है लेकिन अगले साल पे करना है, तो भाई एंट्री तो पे होगी ना एक्रूवल बेसिस के ऊपर। फिर ऑनर रिसीव द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द ओनर रेजिडेंस, ये घर यानी जो ऑनर ने अपने घर का बिल रिसीव किया, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ये चैप्टर नंबर 1 ही है बिजनेस ट्रांजैक्शन वाला। Which two of the following are not part of the complete set of component of financial statement?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ नोट्स। वो कहता है नॉट, तो ऑडिटर रिपोर्ट नहीं होती और डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं होती, बाकी दोनों उसने कहा है फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ द कंप्लीट सेट। ये आपने ना अपना मॉक भी वैसे आपको मिल जाएगा, मॉक भी इसी फॉर्मेट में बनाया, यही सवाल थे, तो इसलिए इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस वुड चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ टोटल एसेट, कहता है नॉन करंट एसेट बीइंग परचेज्ड ऑन कैश। नॉन करंट एसेट आपने खरीदे, एंट्री पास करो, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, तो एसेट बढ़ भी गया, एसेट कम भी हो गया, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि उसने लिखा है टोटल एसेट ऑफ बिजनेस वुड चेंज। फिर कहते हैं अ सप्लायर बैलेंस बीइंग पेड बाय चेक, अ सप्लायर बैलेंस बीइंग पेड बाय चेक, आपने सप्लायर को पैसे दे दिए, क्या एंट्री पास करें? हाँ जी, अकाउंट पेएबल डेबिट, बैंक क्रेडिट, अकाउंट पेएबल डेबिट, बैंक क्रेडिट, ओके। फिर लिखो वेजेस बीइंग पेड इन कैश, वेजेस टू कैश। अब वेजेस टू कैश से क्या होता है? फिर नॉन करंट एसेट बीइंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अच्छा, इसमें ना मुझे लगता है टोटल एसेट्स की बजाय ना नेट एसेट्स आना चाहिए, टोटल एसेट्स की बजाय नेट एसेट्स आना चाहिए, और नेट एसेट्स इक्विटी को कहते हैं। नेट एसेट्स किसे कहते हैं? इक्विटी को। अब क्योंकि इसमें उसने किया टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस वुड चेंज, चेंज हो जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ, तो ये तो 3 तरह से चेंज हो रहे हैं। अगर आपने टोटल एसेट्स की बात करते हैं ना, तो ये इसमें लिखना चाहिए, जो इसका सही क्वेश्चन है ना, वो लिखा हुआ है टोटल एसेट्स वुड नॉट चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ, तो इसका फिर ए आंसर है। यहां पर लिख लें वुड नॉट चेंज, क्या लिखना है आपने? वुड नॉट चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ, क्योंकि देखिए पहले से चेंज नहीं होता, बाकी तीनों से एसेट्स चेंज हो रहे हैं। टोटल एसेट्स देखिए, सप्लायर का बैलेंस जब पे करेंगे, अकाउंट पेएबल टू बैंक, बैंक माइनस होगा, फिर वेजेस पेड इन कैश, वेजेस टू कैश, कैश माइनस होगा, चेंज हो जाएंगे। फिर उसके बाद नॉन करंट एसेट बीइंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट, एसेट डेबिट और पेएबल क्रेडिट, फिर भी चेंज हो जाएंगे। तो पहले की वजह से चेंज नहीं होता, बाकी तीनों की वजह से चेंज हो जाता है। तो इस सवाल को आप ठीक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब आपके पास, क्वेश्चन नंबर इसका 5 आ गया। A business commenced with a capital 150,000, inventory 100,000 was purchased on cash, half of the inventory was sold, markup 20% on credit, furniture 40,000 purchased on credit. What will be the accounting equation? अब अकाउंटिंग इक्वेशन दो टाइप किया है, और मजे की बात है दोनों आंसर इसके अंदर अवेलेबल है, मैं आपको करके दे देता हूं। देखिए क्वेश्चन ये है कि वो कहता है कि यहां पर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी या कैपिटल। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जनाब आपने पहली ट्रांजैक्शन, आपने 1 लाख से 1.5 लाख से बिजनेस शुरू किया, तो आपका कैश में इजाफा हो गया 1.5 लाख से, और वो 1.5 लाख आपका कैपिटल है, ओके। फिर वो कहता है कि दूसरी ट्रांजैक्शन है कि आपने 1 लाख की गुड्स खरीदी, 1 लाख की गुड्स खरीदी। अब यहां पर दो मसले हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन एक जर्नल एंट्री अप्रोच से होता है, उसका भी आंसर अवेलेबल है, और एक होता है अदर अप्रोच। अदर अप्रोच में क्या है कि अगर हम जर्नल एंट्री अप्रोच से करते हैं ना, तो जब गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं? परचेज टू कैश 1 लाख, परचेज टू कैश 1 लाख। अब देखिए आपका परचेज एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इक्विटी से माइनस होगा। एक बात याद रखनी है, कोई भी एक्सपेंस और इनकम है इक्विटी में प्लस माइनस करना, और एसेट और लायबिलिटी अपने हेड में आ जाएगा। तो इसमें हमारा कैश माइनस हो जाएगा 1 लाख से, और इक्विटी से परचेजेस के नाम से भी माइनस हो जाएगा।
ये एक मेथड बता रहा हूं, इसका भी जवाब है, दोनों मेथड का जवाब दिया हुआ है। कहता तीसरा नंबर कहता है 50% आपने सेल कर दिया। अब 50% मार्कअप पे बेचा, मतलब बेचा आपने 50,000 वाला स्टॉक 20,000 मार्कअप पे बेचा, तो 50,000 को डिवाइड कर दो 100 पे और 120 से मल्टीप्लाई कर दो सीपीएस से 60,000 का। मतलब आपकी सेल हुई है 60,000 की और हुई भी क्रेडिट पे है, तो एंट्री क्या पास करोगे? अकाउंट रिसीवेबल टू सेल 60,000। अकाउंट रिसीवेबल टू सेल 60,000। अब अकाउंट रिसीवेबल हमारे एसेट होते हैं, वो बढ़ गया 60,000 से, और इनकम होती है 60,000 हमारी सेल, वो इक्विटी में प्लस हो जाएगी। फिर वो कहता है 40,000 का फर्नीचर खरीदा उधार पे, 40,000 का फर्नीचर खरीदा उधार पे। एसेट में इजाफा हो गया, लायबिलिटी में भी इजाफा हो गया, खत्म होगी ट्रांजैक्शन। और इसका टोटल कर लो, तो 150 प्लस 100 माइनस 100 प्लस 60 प्लस 40, 150,000 माइनस लायबिलिटी 40,000 इज इक्वल टू 1,10,000। और यहां पर देखें तो ये आपकी ऑप्शन मौजूद है, 150 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 110। बट अगर इसको जो मैंने दूसरी अप्रोच सिखाई थी उस अप्रोच से करते हैं तो भी आंसर अवेलेबल है, उसको भी चेक करके देखते हैं और देखते हैं कि आंसर दूसरी अप्रोच वाला अगर है तो फिर क्या करेंगे। अब आई कैप ने दोनों आंसर दिए हुए हैं और ये दोनों अप्रोच से आंसर एक अप्रोच से ही होना चाहिए था। अब देखते हैं कि दूसरी अप्रोच जो मैंने आपको सिखाई थी वो ये थी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। 1.5 लाख से बिजनेस शुरू किया, फिर आपने स्टॉक खरीदा, स्टॉक खरीदा तो सिर्फ स्टॉक में लिख देंगे 1 लाख का स्टॉक ऐड हो गया, स्टॉक, इसमें परचेज की एंट्री नहीं पास करते, और 1 लाख से कैश आपका माइनस हो गया। एसेट में इजाफा, एसेट में इसी माइनस। फिर आपने 50,000 वाला स्टॉक 60,000 का उधार पे बेचा, 50,000 वाला स्टॉक 60,000 उधार पे बेचा, माइनस हो जाएगा स्टॉक, माइनस हो जाएगा 50,000 और प्लस हो जाएगा अकाउंट रिसीवेबल एसेट। जो 10,000 का इजाफा हुआ इनकम में वो इक्विटी, मतलब 50,000 वाला स्टॉक 60,000 का बेचा। ये दूसरी अप्रोच है, आपको याद होगा मैंने दोनों अप्रोचेस सिखाई थी आपको। फिर फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर हमारा एसेट होता है 40,000, इधर ऐड और लायबिलिटी में ऐड। अब आप चेक कर लें, 1.5 लाख में प्लस किया 100 माइनस किया 100, फिर माइनस 50 प्लस 60 प्लस 40, 200,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 160,000। और अगर आप देखो अपना आंसर तो ये भी है, 2 लाख माइनस 40,000 इज इक्वल टू, दोनों आंसर है। अब अल्लाह वालम कौन सा आंसर ठीक है, और ज्यादा अच्छा पहला आंसर ही है ये जो 2 लाख माइनस 40,000। ठीक है, नेक्स्ट। Which two of the following would be recorded in the journal? कौन सा जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले रिसीट ऑफ अ राइट ऑफ बैलेंस, बैड डेट्स रिकवर किए, क्या एंट्री पास करते हैं? बैड डेट्स रिकवर, रिसीट, रिसीट ऑफ बैड डेट्स बैलेंस। रिसीट तो कैश बुक में नहीं लिखते क्योंकि टोटल 4 बातें हैं ना, रिसीवेबल लेजर, पेबल लेजर, कैश बुक और जनरल लेजर। ये रिसीट की बात हो रही है। फिर इंक्रीज इन प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स,
एक तो ये आ गया, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स टू अलाउंस फॉर बैड डेट्स। फिर राइट ऑफ अ ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल को राइट ऑफ किया है, बैड डेट्स की बात कर रहा है, और बैड डेट्स कौन से हैं, जर्नल लेजर। और फिर वो कह रहा है एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, एडवांस कैश बुक में आएगा, जब कस्टमर से एडवांस लेते हैं तो वो कैश बुक में आता है। तो ये दो चीजें हैं जो जर्नल में आएंगी, बाकी कैश बुक की है। उसके बाद आ गया जनाब, विच ऑफ द डॉक्यूमेंट वुड रिक्वायर अ डबल एंट्री, ये सेकंड चैप्टर आपका आ गया। सेल इनवाइस, सेल ऑर्डर, डिलीवरी नोट, स्टेटमेंट। आपको पता है डबल एंट्री तो सेल इनवाइस से की पास होती है, बाकी की पास है। ये तो आप बस वो सेल डॉक्यूमेंट देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है मेरे भाई, कहता है मैच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद अप्रोप्रिएट बुक्स ऑफ प्राइमेट। सेल्स मेड ऑन क्रेडिट, सेल डे बुक में, सेल मेड ऑन कैश, कैश बुक में, सेल मेड ऑन कैश, कैश बुक में। ये क्रॉस क्यों आ रहा है, चलो पहले रिटर्न ऑन क्रेडिट कस्टमर, रिटर्न इनवर्ड जर्नल, और परचेज नॉन करंट एसेट आपको पता है, ठीक होगी बात। चले से वैसे वो शो कर रहा है। नेक्स्ट, अ ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन एनी अदर बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री एंड रिकॉर्डेड इन जर्नल, जर्नल कहता है जो किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं होती ना, वो जर्नल में रिकॉर्ड होती है। ये तो बेसिक बातें हैं ना। Z bought on credit from Shan. The goods were returned according to the required specification and therefore returned to ST. Which document should Z send to ST? Z sent to ST. अब पहले ये देखें, Z bought goods on credit. Z ने चीजें खरीदी, ठीक है। The goods were not according to the specific, therefore returned to the ST. तो Z की सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न है? चीजें खरीदी थी उसने तो वापस की, परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न के केस में कौन सा नोट सेंड करते हैं, कौन सा नोट इशू करते हैं, डेबिट नोट। सेल रिटर्न में क्रेडिट नोट और परचेज रिटर्न में डेबिट नोट इशू करते हैं। नेक्स्ट आ गया जनाब, which two of the following statement are correct regarding trial balance? Every credit balance represent income. गलत, क्योंकि सारे क्रेडिट बैलेंस वो कैपिटल भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है। फिर रिटर्न इनवर्ड हैड डेबिट बैलेंस, सेल हमारा क्रेडिट होता है ना, क्योंकि ये सेल रिटर्न होता है, और सेल रिटर्न हमारा डेबिट बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बिल्कुल सही कहा है। ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, कौन सा लिखना है, करेक्ट है। द ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ये भी ठीक है। रिटर्न इनवर्ड हैज डेबिट बैलेंस, रिटर्न इनवर्ड डेबिट बैलेंस ही तो होता है, क्योंकि ये सेल रिटर्न है ना। और ओपनिंग बैलेंस एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक, ये नहीं होता कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा मोस्टली अपीयर नहीं होता, या ओपनिंग क्लास स्टॉक होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, या क्लोजिंग एट द सेम टाइम, दोनों नहीं होते। नेक्स्ट, हाँ जी, इसके बाद हमारे पास है 4 अगस्त 21 गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट 125,000 with credit terms 3/10 n/20. On 8 August 2021 goods 25,000 were returned by the buyer. 1,25,000 में से 25,000 की चीजें वापस होगी, बाकी बच गया 1 लाख। How much should the seller expect to receive if the buyer pay on 12th of August? 4 अगस्त को चीजें दी, 10 दिनों में अगर पे कर देगा तो 3% डिस्काउंट भी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 1 लाख है तो 1 लाख का 3% माइनस कर दो तो 97,000, क्योंकि अर्ली पेमेंट करनी है ना उसने,
तो 25,000 तो उसने माइनस कर दी चीजें 25,000 की, और 10 दिनों से पहले पे कर रहा है, ठीक होगी बात। तो 97,000 वो एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद आ गया मेरे भाई, which two of the following would be appearing in the trial balance? Accumulated depreciation, discount allowed, trade discount और gross profit। आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर कभी भी ट्रेड डिस्काउंट, वैसे एक सवाल में नजर आया हुआ है, वो मेरे ख्याल में आई कैप पे सवाल है और आई कैप जाने, वरना ना ट्रेड डिस्काउंट आता है और ना ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ये इनकम स्टेटमेंट में चीजें आ रही होती हैं, यहां पर नहीं। उसके बाद जी हमारे पास आ रहा है हाउ विल दीज एसेट्स एक्सपायर। ये सवाल हमने किया हुआ है। रेंट हमेशा टाइम के साथ एक्सपायर होता है, और सप्लाईज, स्टेशनरी या लूज टूल्स जैसे जैसे इस्तेमाल करते हैं वैसे वैसे एक्सपेंस में जाती है। एक्सपायर का मतलब होता है एक्सपेंस में जाना। तो प्रीपेड रेंट थ्रू यूज एंड कंजम्पशन, नहीं, थ्रू यूज एंड कंजम्पशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ऑफिस सप्लाईज विद यूज एंड कंजम्पशन। नेक्स्ट वो कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये हमने सवाल किया हुआ है, हायर क्लोजिंग प्रीपेड बैलेंस देन प्रीवियस मींस पेमेंट फॉर द ईयर एक्सीड द एक्सपेंस फॉर द ईयर। कहते हैं हायर क्लोजिंग प्रीपेड, अगर प्रीपेड ज्यादा होता है, प्रीपेड ज्यादा है, प्रीपेड हम एक्सपेंस में माइनस नहीं करते, प्रीपेड एक्सपेंस में से माइनस करते हैं, तो एक्सपेंस कम होते हैं, पेड ज्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रीपेड होता है। और एक मैंने और ट्रिक भी बताया था लेजर बनाने का, कि दो वैल्यू ज्यूम कर लो और फिर प्रीपेड और वो फाइन, तीन वैल्यू ज्यूम करनी है, और एक वैल्यू आपको पता चल जाएगा कि वो प्रीपेड है। मैं बता भी देता हूं, क्या याद करोगे? अगर ये बात ना समझ लगे ना तो प्रीपेड का लेजर बना लो। आपको पता है प्रीपेड का ब्रॉड ऑन इधर आता है, कैरिड ऑन इधर आता है, ऐसा ही है। कहता है क्लोजिंग बैलेंस हायर है, तो इसको 100 कर लो, इसको 150 कर लो। इधर आपको पता है कैश आता है और इधर आता है एसओपीएल। यहां से एक वैल्यू और अज्यूम करो, यहां 500 कर लो, जहां मर्जी। ये कितना हो गया? 600। इधर भी 600, तो इधर कितना आ जाएगा? 450। तो ये है पेड और ये है एक्सपेंस, तो पेड ज्यादा है, क्योंकि प्रीपेड का मतलब ही यही है कि आपने पे ज्यादा कर दिया खर्चे से भी, ठीक होगी बात। तो कहता है हायर क्लोजिंग प्रीपेड मींस दैट द पेमेंट फॉर द ईयर एक्सीड्स एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। ये बात बिल्कुल ठीक है, पेमेंट ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, क्योंकि एडवांस उसके अंदर है। फिर हायर क्लोजिंग एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम वो होती है कि इनकम अक्कर हुई बट अभी तक रिसीव नहीं हुई। इसका मतलब है इनकम ज्यादा हुई, कैश कम मिला, इनकम ज्यादा हुई, कैश कम हुआ। तो कहता है कि देन प्रीवियस ईयर मींस दैट रिसीट ऑफ द ईयर एक्सीड द इनकम फॉर द ईयर। क्या कह रहा है? रिसीट ज्यादा है, हालांकि एक्रूड इनकम में रिसीट ज्यादा नहीं होती, इनकम ज्यादा होती है, रिसीट कम होती है, क्योंकि रिसीवेबल रह जाता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, क्योंकि वो कह रहा है कि एक्रूड इनकम में रिसीट फॉर द ईयर एक्सीड कर रही है, नहीं, इनकम ज्यादा होती है, रिसीट कम होती है। वरना इस तरह का लेजर बना लो और ना समझ लगा करे ना तो मैसेज कर दो, जैसे मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं बता दिया करूंगा, ठीक है। 1 Feb 2019 a loan of ₹6 million was taken from the bank for the acquisition of an office building. A portion of the building was rented out 1 August at the monthly rent 45,000, interest है 15% on 31st January each year, and the rent is received half yearly in advance. Can the what amount interest payable and unearned rent should be shown in the financial position December 19? पहली बात, 1 Feb को लोन लिया 6 मिलियन, किस रेट पे? 15% के हिसाब से, और वो क्या रहा है? अ पोर्शन ऑफ बिल्डिंग वाज रेंटेड आउट 1 अगस्त को, पोर्शन ऑफ बिल्डिंग
was rented out on 1st August 2019 at a monthly rent 45,000. एक महीने का रेंट है. इंटरेस्ट इज पेएबल 15% पर एनम ऑन 31st जनवरी. इंटरेस्ट कोई भी नहीं पे किया, दिसंबर तक इंटरेस्ट कोई नहीं पे हुआ. इसका मतलब है 1 फेब से लेकर 11 महीनों का इंटरेस्ट आपका पेएबल है, क्योंकि पे किया ही नहीं. तो 6 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 11 बाय 12, 825,000 इंटरेस्ट पेएबल है. एक्सपेंस में भी जाएगा, लायबिलिटी में भी जाएगा, और इसने लायबिलिटी का पूछा हुआ है. तो 825,000 या आंसर बी है या आंसर डी है. फिर आपने 1 अगस्त को 45,000 मंथली रेंट के हिसाब से 6 महीनों का एडवांस रेंट ले लिया. 1 अगस्त को गिनो तो सही. अगस्त 8वां महीना, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और फिर जनवरी. आपने अगस्त के अंदर 6 महीनों का रेंट एडवांस ले लिया है, लेकिन बनते 5 महीने आपके. 1 महीने का एडवांस भी ले लिया, तो 45,000 आपने एडवांस ले लिया, जो कि आपका अनअर्न्ड इनकम आ गया. तो इंटरेस्ट पेएबल और अनअर्न्ड रेंट है 45,000. इंटरेस्ट पेएबल 8,25,000 और अनअर्न्ड को लिखने की जरूरत तो नहीं है ना. यही सवाल की तो प्रैक्टिस कर करके आप लोगों ने मत मारी हुई है अपनी. नेक्स्ट, एंड entity received electricity bill for the month of June. The bill was paid in 10th July. बिल कब लिया? जून का बिल जून में पे हो गया, एक्सपेंस भी जून में आएगा, लेकिन पे नहीं किया था, तब लायबिलिटी थी. 10 जुलाई को पे किया, तो जब आप 10 जुलाई को पे कर रहे हो ना, तब एक्सपेंस नहीं पे कर रहे हो, लायबिलिटी पे कर रहे हो, क्योंकि जून तक एंट्री पास कर चुके हो. एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट, एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट. एक्सपेंस डेबिट हो चुका है पिछले महीने का. एक्रूअल कॉन्सेप्ट यही कहता है ना, जिस टाइम का एक्सपेंस है उसी टाइम में लिखो, अगर नहीं पे किया तो लायबिलिटी. कहता है द फाइनेंशियल ईयर एंड इज 30th जून, हाउ वुड द पेमेंट टू बी रिकॉर्डेड. आपने 10 जुलाई को पेमेंट की है, तो आपके पेमेंट की क्या एंट्री होगी? लायबिलिटी खत्म होगी और कैश क्रेडिट हो गया. तो आपका जनाब यूटिलिटी पेएबल टू कैश डेबिट होगा, यूटिलिटी पेएबल, और क्रेडिट होगा कैश. और आपने ये तो एक्सपेंस पे किया है भाई, एक्सपेंस जून का है, जून में एक्सपेंस की एंट्री पास हो चुकी है. जो एक्रूड एक्सपेंस होता है एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं और लायबिलिटी में लिख देते हैं. अब तो लायबिलिटी पे हुई आपकी. नेक्स्ट, आगे जनाब ये क्वेश्चन आपकी बुक से क्वेश्चन आईकैप ने उठाया हुआ है. On 1st July, a business required a shop rent which payable quarterly in advance. Payments rent was made. What will be the rent expense charged to the statement of rent expense पूछा है. हम 1 महीने का एक्सपेंस निकालो, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हर महीने का तो बराबर गिवन है. तो 75,000 एक क्वार्टर का रेंट है. 75,000 डिवाइडेड बाय 3, 25,000 एक महीने का, और हमें चाहिए 12 महीनों का, क्योंकि उसने फॉर द ईयर पूछा है, तो 3 लाख. ये मैंने आपको इनवर्स अप्रोच समझाई थी कि जब एक्सपेंस पूछे तो 12 महीनों का एक्सपेंस लिया करो जितने महीने बनते हैं, और जब एसओएफपी का पूछे तो लास्ट पेमेंट देखा करो. ठीक है. नेक्स्ट जनाब आ जाओ, फिर आ जाओ जी. कहते हैं दिसंबर 2019 allowance for doubtful debts 48,000, which was 5% of the receivable at that date. At December 2020, receivable total 1085. It was decided 53,000 bad debts, and based on past experience to keep the allowance for doubtful debts 5%. कहता what should be the charge of statement of profit and loss. बताओ जी, इक्वेशन बनाओ. पहले कितना है? 1085, 53,000. लो मेरे भाई, ब्रॉड डाउन आपका है 48,000. कैरी डाउन कैसे फाइंड करेंगे? 1085,000
माइनस करो पहले जो बैड डेट्स है, वैसे करते हो ना, 1085 माइनस 53,000, 1032। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ तो देखें, जितने बैड डेट्स हमने राइट ऑफ करने हैं ना, वो डेटर से माइनस करेंगे क्योंकि वो तो राइट ऑफ हो गए। बाकी जो बचे हैं उसके ऊपर जो प्रोविजन वो बता रहा है 3% और 5% वो प्रोविजन ले लो, वो बन गई 51,600। इसे हम कहते हैं कैरिड ऑन 51। याद रखें एसओपीएल के अंदर या एसओसीआई के अंदर एक तो बैड डेट्स जाते होते हैं और एक जाता है प्रोविजन। प्रोविजन का डिफरेंस कितना डिफरेंस है प्रोविजन का? 48,000 माइनस 21,600, 3600 का। अगर प्रोविजन बढ़ गई है तो प्लस कर देना, प्रोविजन कम हुई तो माइनस कर देना। तो बैड डेट से 53,000 प्लस 3600 हमारे पास क्या चीज आई? इंक्रीज इन प्रोविजन। तो टोटल कितना हो गया? 56,600, 56,600। और ये बातें तो क्लियर है ना? चलें जी, नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई। वो कहते हैं दिसंबर रिसीवेबल है टोटल 785 बिफोर मेकिंग टोटल एडजस्टमेंट। कहते हैं इट वाज डिसाइडेड 20,000 राइट ऑफ। स्पेसिफिक प्रोविजन है 80% 75,000 के ऊपर, 5% प्रोविजन है, और जो पहले प्रोविजन पड़ी थी ब्रॉड ऑन वो 31,000 है। तो ये भी बिल्कुल बेसिक सवाल हो गया। हमारे पास 785 हमारे पास डेटर्स हैं और 20,000 उसमें से राइट ऑफ करने। 785 है, आपके अकाउंट रिसीवेबल हैं 785,000। इसमें से पहले तो 20,000 माइनस कर दो, बैड डेट्स हो गए। ब्रॉड ऑन भी लिख लो, 31,000 था ना, चेक कर लो। हाँ जी 31,000 ही है, और 20,000 माइनस कर दो तो कितना बच गया आपके पास? 765,000। डन। कहता है स्पेसिफिक प्रोविजन है 75,000 के ऊपर और जनरल प्रोविजन के लिए कितने डेटर बच गए? 765 में से माइनस कर दो 75, 690,000। ये 80% प्रोविजन कह रहा है और ये 5% है, 10% है, ये 5% है। 80% प्रोविजन वो कहता है क्रिएट 80%। हाँ जी, स्पेसिफिक प्रोविजन के अलग डेटर करके उसकी अपनी प्रोविजन लगा दो और जनरल के ऊपर अपनी प्रोविजन लगा दो। तो 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 80%, 60,000, और 690,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, 34,500, प्लस आ गया 60,000 तो 94,500 प्रोविजन आ गई। 31,500 से कैरिड ऑन आपका इंक्रीज हो गया। 31,500 माइनस 94,500, 31,000 माइनस 94, प्रोविजन में कितना इजाफा हुआ? 63,500। अगर वो पूछे एक्सपेंस में कितने जाने हैं तो 20,000 एक और इंक्रीज इन प्रोविजन एक। अगर वो पूछे फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर डेटर की अमाउंट कितनी जानी है, फिर पता क्या होगा? 785 से 20,000 निकाल के 765 और इसमें से सिर्फ कैरिड ऑन माइनस होता है, वो याद है ना? चले जनाब फिर देख लें उसने क्या पूछा है। कहता है व्हाट शुड बी टोटल अलाउंस फॉर रिसीवेबल। कहता सिर्फ रिसीवेबल का अलाउंस बताएं, जो हमने फाइंड किया 94,500, सिर्फ उसने कैरिड ऑन हमसे पूछा है। ये निकला है ना 94,500, उसने सिर्फ कैरिड ऑन पूछा है। कहता है क्लोजिंग अलाउंस कितना आ गया। अब पेपर में सवाल चेक कर ले वो पूछ क्या रहा है, उस हिसाब से जवाब दे दिया करो। ये नहीं कि जो आपको आता है वही जवाब देकर आया करो। नेक्स्ट, देखो व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द अलाउंस फॉर बैड डेट्स। क्या पर्पस है? कहता है रिकॉर्ड इररिकवरेबल डेट्स विदाउट टेकिंग देम आउट ऑफ द बुक्स ऑफ एन एंटिटी। गलत। मैच द एस्टिमेट्स कॉस्ट ऑफ फ्यूचर इररिकवरेबल डेट्स अगेंस्ट द रेवेन्यू अर्न्ड
in giving rise the potential irrecoverable, have an estimate of future irrecoverable और record the expense of, वो कहते हैं पर्पज क्या है अलाउंस फंड। मेन तो पर्पज है मैचिंग कंसेप्ट और वो प्रूडेंस कंसेप्ट को, कि हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि अपने एसेट्स ओवरस्टेट नहीं करने। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो बेस्ट ऑप्शन आ रही है वो सेकंड आ रही है। पहले तो लिखिए ना, रिकॉर्ड इररिकवरेबल डेट्स विदाउट टेकिंग देम आउट ऑफ द बुक्स ऑफ एन एंट्री। कहता है इररिकवर, हाँ ये भी अलाउंस फॉर बैड डेट्स होता है ना, वो हम डेटर से माइनस नहीं करते, पहले फाइनेंशियल पोजीशन में करते हैं माइनस, फाइनेंशियल पोजीशन में माइनस करते हैं, लेकिन उसको बुक्स के अंदर ना अलग से डेटर्स की अलग से अमाउंट लिखते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलग लिखते हैं। फाइनल अकाउंट का सवाल करते हो ना, डेटर डेबिट साइड पर पड़े होते हैं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। वो कहता है रिकॉर्ड इररिकवरेबल डेट्स विदाउट टेकिंग देम आउट ऑफ द बुक्स ऑफ एसेट, लेकिन मैच द एस्टिमेट्स कॉस्ट ऑफ फ्यूचर इररिकवरेबल डेट्स अगेंस्ट द रेवेन्यू earned in giving rise the potential irrecoverable debts। तो इसकी ना कोई अंग्रेजी खास उसने क्लियर नहीं लिखी, तो इसमें जो इसका बेस्ट आंसर है वो आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट में ही जा रहा है। ठीक होगी बात। वैसे तो एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर इररिकवरेबल डेट्स भी होते हैं, रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस ऑफ इररिकवरेबल डेट भी होते हैं, लेकिन मेन पर्पस ये नहीं होता। ठीक होगी बात। नेक्स्ट, कभी कभी ना हमने सारे आंसर पॉसिबल बन रहे होते हैं और हमने बेस्ट आंसर लिखना होता है उसमें से। कहता है फॉर रिकंसिलिएशन बैंक बैलेंस अनप्रेजेंटेड चेक शुड बी एड इन द बैंक स्टेटमेंट या डिडक्ट इन फ्रॉम द बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट या एड इन द बैलेंस ऑफ कैश। यही होता है ना, या तो उधर डेबिट कर दो या उधर डेबिट कर दो, ये तो आपको सबको पता भी है एंड नॉन प्रेजेंटेड चेक के बारे में। और ये मेरे ख्याल में सवाल भी सबका ठीक ही था। Which of the following statements is correct? Credit balance as per cash book means an asset, गलत। Debit balance as per cash book means bank overdraft, ये भी गलत। Debit balance bank statement means bank overdraft, ये बिल्कुल ठीक है, ये तो पता ही है सबको। नेक्स्ट आ जाए जनाब, क्योंकि कैश बुक का डेबिट बैलेंस एसेट होता है और बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस एसेट होता है। हाँ जी, कहते हैं जनाब आपने करना क्या, डिटरमिन द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ये तो क्वेश्चन आपने किया हुआ है क्लास के अंदर ही। बैलेंस ऑफ द कैश बुक 49,000 है, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिट माइनस कर दो 4600, अनप्रेजेंटेड चेक 6300 ऐड कर दो, क्रेडिट ट्रांसफर अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक 3400, 54,200। ये आप अपने तरीके से कर लें, जिसने जिस तरीके से किया हुआ है, मैं किसी का तरीका नहीं चेंज कर दूंगा, इसलिए जिस तरीके से जिसने किया हुआ है ना उसी से ही कर ले। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, बिजनेस हैज एन ओवर अब्जॉर्प्शन रेट 425 बेस्ड ऑन द बजटेड एक्टिविटी लेवल 12,400। In the period covered the budget, actual machine hours worked were 2% more than the budgeted। तो 12,400 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस परसेंटेज 12,448 and actual overhead incurred 5,638,900। What will be the total absorbed? applied FOH फाइंड करने। applied FOH का फार्मूला क्या है? absorbed applied एक ही बात है ना, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय रेट। तो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल होगी 12,448 को इसका 2% बढ़ा के मल्टीप्लाइड बाय 425, 5375,400, 5375। गॉट इट? ये बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है ना, वो पूरा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने रिवाइज किए हुए हैं, मैं सिर्फ इसके आंसर कंफर्म करी जा रहा हूं। कोई मसला आता है तो वो साथ साथ फिर पूछ लेना। What entry should be recorded when actual overhead expenditure incurred? Actual overhead की एंट्री क्या होती है? प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, कैश क्रेडिट। प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, कैश या एक्रूड क्रेडिट। एक्चुअल की 4 एंट्री सिखाई थी, एक्चुअल, अप्लाइड, अंडर ओवर, ये 4। एक्चुअल की एंट्री प्रोडक्शन ओवरहेड टू कैश,
अप्लाइड एफओएच की वर्क इन प्रोसेस टू प्रोडक्शन ओवरहेड, अंडर अब्जॉर्प्शन की कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट, ओवर अब्जॉर्प्शन प्रोडक्शन ओवरहेड टू कॉस्ट ऑफ सेल। नेक्स्ट है मेरे भाई, कहता जनाब ये ग्राफ किसका है? फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है, तो फैक्ट्री रेंट हमारी फिक्स कॉस्ट है। 4-5 ग्राफ देखे थे ना, उसमें से ये किसका ग्राफ है? क्योंकि मटेरियल लेबर ये हमेशा वेरिएबल होता है और वेरिएबल का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होता है। नेक्स्ट आ जाए जी, हमारे पास आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जैसे ही इनकर्ड हो उसी वक्त एक्सपेंस में, उसी साल। अ कॉस्ट दैट आइडेंटिफाई विद अ यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड, गलत, क्योंकि वो यूनिट के अंदर आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। उसके बाद अ कॉस्ट दैट कैन बी इजीली एलोकेटेड टू द पर्टिकुलर पीरियड विदाउट द नीड फॉर आर्बिट्रेरी अपॉर्शनमेंट। A cost that relates to time period is not included in the inventory valuation. The entire cost is treated as expense for the period. क्योंकि वो कॉस्ट जिस टाइम पर आती है हम ये नहीं देखते कि इन्वेंट्री कम हुई है या ज्यादा हुई है, और ना ही वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर ऐड होती है। वो जिस पीरियड में आती है उसी पीरियड में एक्सपेंस में लिख देते हैं। और प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो पहले इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड होती है, फिर जब इन्वेंट्री सेल होगी तब एक्सपेंस में जाएगी। Which two of the items appear in the analysis of expenses by nature? Expenses by nature. कौन कौन से एक्सपेंस? एडमिन एक्सपेंस तो एक्सपेंसेस बाय फंक्शन होते हैं। फाइनेंस कॉस्ट, सैलरी एक्सपेंस या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस और सैलरी एक्सपेंस ये होते हैं बाय फंक्शन, और बाय नेचर क्या होते हैं? सैलरी एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट। वैसे फाइनेंस कॉस्ट उन्होंने दोनों में लिखा हुआ है आईकैप की किताब में, लेकिन यहां पर एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बाय फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट आ जाए मेरे भाई, नेक्स्ट आ जाए। A liability is classified as current liability if it is paid within 1 year in normal whichever is longer. अक्सर लोग कहते हैं whichever is shorter। ओ भाई शॉर्टर नहीं, अगर आपका टाइम जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन अगर 12 महीने का टाइम रहता है अभी, तो वो 12 महीने की डेफिनेशन में आएगा। मिसाल के तौर पर आपने लोन ले लिया अगस्त में, 5 महीने बाद तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले 7 महीने भी 12 महीनों के अंदर कवर हो जाएंगे। तो विच वन इज लॉन्गर है, विच वन इज शॉर्टर नहीं है। Next, the purpose of depreciation is a systematic allocation basis over the useful life. क्योंकि इसकी डेफिनेशन है, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन यही है। उसके बाद कुछ बच्चे होते हैं जिनको सवाल काफी हल करने वाला आता है, वरना मोस्टली इसी तरह ऐसा है। वो कहते हैं which of the following is not an asset that falls under the ISPPE? Tangible assets वो इसमें कवर होते हैं, assets held for sale वो तो इन्वेंट्री होते हैं, वो इसके अंदर कवर नहीं होते। फिर एसेट्स एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड मोर देन 1 ईयर, ये भी नॉन करंट एसेट है। एसेट प्रोडक्शन पर्पस के लिए, ये भी हमारे नॉन करंट एसेट होते हैं। नेक्स्ट आ जाए जी, नेक्स्ट। अ मोटर व्हीकल वाज परचेज्ड 1395 1 जुलाई। इट हैज एस्टिमेटेड लाइफ 5 years and has value 255. The sum of digits method, what will be the carrying amount? पहले 2 साल की डेप्शन फाइंड कर लो मेरे भाई। 1395 माइनस 255, बल्कि करके दे देता हूं मैं आपको। कॉस्ट कितनी है? 1395 माइनस 255, 000 भी साथ है, डिवाइडेड बाय 5, 15। सम ऑफ डिजिट्स है ना, 5 into 5 plus 1/2। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो पहले साल की डेप्रिसिएशन, और मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो दूसरे साल की डेप्रिसिएशन। तो दोनों साल की डेप्रिसिएशन ले ले। 1395,000 माइनस 255,000 डिवाइडेड बाय 15,000। 1395,000 माइनस
255,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये पहले साल की डेप्रिसिएशन आ गई 3,80,000, फिर मल्टीप्लाइड बाय 4, 304,000, यही होगी ना पहले साल की डेप्रिसिएशन, फिर दूसरे साल की डेप्रिसिएशन सम ऑफ डिजिट्स में, तो ये हमारे पास आ गया 380,000, टोटल आ गई डेप्रिसिएशन 684,000, 2 सालों की डेप्रिसिएशन। तो बुक वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 3 जीरो मैंने निकाल दी है, 1395 माइनस 684, तो 711,000, 711,000 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाए मेरे भाई, नेक्स्ट कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर 19 एंड एंट्री परचेज्ड अ मशीन 20 million to be used for 6 years. Which of the following would represent residual value of this machine in 2019? ये बुक निकाले, एज इट इज डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर आपकी जो 20 million की है मशीन और 6 million 6 साल उसकी लाइफ है, इसका मतलब ये है अगर 6 साल पुरानी मशीन आज जितने की बिक जाएगी, आप जैसी मशीन, वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी। 4 million कैन बी करंटली obtained फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ 6 years old similar machine। फिर 15 million कैन बी करंटली obtained फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ मशीन इन प्रेजेंट कंडीशन। पहले क्या लिखा हुआ है? 4 million कैन बी करंटली obtained फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ 6 years old similar machine, इसी जैसी 6 साल जो अभी मिल जाएंगे, और प्रेजेंट कंडीशन में नहीं, अभी तो फिर नहीं होगी सिमिलर मशीन, लेकिन कंडीशन कौन सी होगी कि 6 साल पुरानी मशीन नजर आनी चाहिए। फिर 7 million कैन बी ऑब्टेन इन 2025, नहीं, करंटली ऑब्टेन्ड है, 2025 में तो की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि 7 million कैन बी ऑब्टेन इन टू द फार्म डिस्पोजल ऑफ 6 year old सिमिलर मशीन। डेफिनेशन है आज 6 साल पुरानी इसी जैसी मशीन कितने की बिक सकती है, वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू होती। जाकर डेफिनेशन इसकी देख लो, चैप्टर नंबर 6 में होगी रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन। If property plant and equipment remain idle for whole year, the depreciation expense किस मेथड के अंदर एक्सपेंस नील होगी? वैसे डेप्रिसिएशन नील नहीं होती, प्रोडक्शन मेथड में अगर प्रोडक्शन हो ही ना तो फिर नील ही होती है। नेक्स्ट, which of the following does not require journal entry in the periodic system? अब नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं होती, नॉर्मल लॉस की नहीं होती और एनआरवी लॉस की नहीं होती पीरियोडिक सिस्टम में, ठीक है, बाकी सबकी होती है। और परपेचुअल में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होती, ठीक है। लो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर है 37, और देखो भी 1 घंटा भी नहीं हुआ मैं सवाल, और मैं उस दरम्यान में बातें भी कर रहा हूँ, सारा कुछ हो रहा है, अभी भी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ, 45 मिनट हुए, ठीक है। तो 3 सवाल हमारे रह गए, और एक फाइनल अकाउंट के लिए 1 घंटा बहुत है, और फाइनल अकाउंट की जितनी हमने मत मारी है ना, आपका फाइनल अकाउंट इंशाल्लाह 40 मिनट से भी पहले हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। जितने सवाल आपने कर लिए हैं वही एडजस्टमेंट होनी है, उसी को या हेर फेर, कुछ हेर फेर भी नहीं होगी, सेम एडजस्टमेंट आएगी इंशाल्लाह। अ कंपनी परचेज एन इन्वेंट्री आइटम, परचेज प्राइस 1800, और उसके ऊपर फ्रेट इन ऐड हो गया 155, तो कॉस्ट होगी 1955, क्योंकि फ्रेट इन ऐड करते हैं ना। कहते दिस आइटम विल बी सोल्ड एट मार्जिन 15%, 15% मार्जिन पे सेल आउट होगा। आफ्टर इनकरिंग फ्रेट आउट एंड पैकिंग कॉस्ट, एनआरवी की बात कर रहा है, तो हम लिख लेते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर ले। हाँ जी, ये मार्जिन पे बेचता है, तो कॉस्ट हमारी 100% हुई, फाइंड करें जरा। कितनी अमाउंट आ रही है? देखें, 1955 कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 115, कितनी अमाउंट आ रही है? 1955 है ना, 1800 जमा 155, 1955 कॉस्ट। अब इसकी एनआरवी फाइंड कर लें,
वो कहता है जनाब द आइटम विल बी सोल्ड एट मार्जिन 15% आफ्टर इनकरिंग फ्रैक्ट आउट एंड पैकिंग कॉस्ट। तो पहले 1955 मार्जिन है तो सेल 100 और कॉस्ट 85। 1955 हमारे पास कॉस्ट है और मार्कअप है C प्लस P इज इक्वल टू S। मार्जिन है ना, तो ये 100, ये 15, ये 85, तो ये आपके पास 85 अमाउंट है और 100। सेल प्राइस कितनी आएगी, डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2300। 2300 के बाद इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही, 200 और 150। 200 और 150 माइनस 200 माइनस 150, ये इसकी एनआरवी आ जाएगी, क्योंकि एनआरवी की डेफिनेशन क्या है, माइनस फर्दर एक्सपेंस 1950। एनआरवी है 1950 और कॉस्ट है 1955। किस पे स्टॉक लिखोगे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, यही आ रही है ना। चलें जी, 1950 ढूंढो, इस पे आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्योंकि लोअर ऑफ कॉस्ट जो कॉस्ट है वो 1955 है और एनआरवी 1950 आ रही है। नेक्स्ट which two of the following is include in the cost of inventory? रिकवरेबल टैक्स नहीं होंगे, नॉर्मल वेस्टेज तो उसके अंदर ही होता है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी ऐड होते हैं, ना सेलिंग कॉस्ट ऐड होती है ना रिकवरेबल टैक्सेस, नॉन रिकवरेबल टैक्सेस ऐड होते हैं। नॉर्मल वेस्टेज ऐड होता है, नॉर्मल वेस्टेज ऐड नहीं होता, सेलिंग एक्सपेंस भी ऐड नहीं होते और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो सारे ही ऐड होते हैं। जिस एक्सपेंस के साथ मैन्युफैक्चरिंग लिखा हो ना, वो सारे एक्सपेंस इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होते हैं। Bilal has started a trading. He deals in goods where prices are usually rising over the time. Which of the following statement is correct regarding selection of the FIFO या weighted average? कहते हैं weighted average will lead the higher cost of ending inventory. FIFO में जब prices बढ़ रही होती है ना, FIFO में closing stock ज्यादा आता है। FIFO will be result lower profit. जिसका closing stock उसका profit ज्यादा। Average method will be give more accurate profit. कहता है एवरेज मेथड ज्यादा एक्यूरेट प्रॉफिट देता है। एक मिनट, अगली बात पहले सुन ले। कहता है प्रॉफिट विल बी अनअफेक्टेड बाय सिलेक्शन ऑफ इन्वेंटरी मेथड। ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रॉफिट अफेक्ट होता है। तो इसका मतलब है, इसका आंसर क्या हुआ कि वेटेड एवरेज में मोर एक्यूरेट प्रॉफिट आता है, ज्यादा प्रॉफिट फाइफो में आता है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट प्रॉफिट वेटेड एवरेज में आता है। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि नहीं फाइफो लिखा हुआ है, तो मेरे भाई उसको निकाल दे, फाइफो नहीं है। फाइफो में प्रॉफिट ज्यादा आता है अगर इन्वेंट्री बढ़ रही हो, अब मतलब इन्फ्लेशन हो, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के अंदर सॉरी प्रॉफिट जो वेटेड एवरेज में ज्यादा एक्यूरेट आता है, क्योंकि उसमें रेट एवरेज हो जाता है। कहते हैं इन पेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर एंड एंटी क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज अंडरस्टेटेड बाय 200,000। कहता है अगर अंडरस्टेट हो गया 2 लाख से, कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस एरर इफ इट रिमेन्स अनकरेक्टेड। इन्वेंट्री कम हुई तो प्रॉफिट कम हो जाता है, इन्वेंट्री कम हो तो प्रॉफिट कम हो जाता है। इस साल का अगले साल का प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये अगले साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। इस साल में क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगले साल ओपनिंग स्टॉक का इनवर्स रिलेशन हो जाता है। तो बताएं, वो कहता है करंट ईयर प्रॉफिट विल बी अंडरस्टेटेड और नो इफेक्ट ऑन नेक्स्ट ईयर। गलत, करंट ईयर प्रॉफिट अंडरस्टेटेड, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड, क्योंकि जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी तो होता है। लो मेरे भाई, ये सवाल हमने पहले कर लिया हुआ है, देख लेते हैं, अगर कोई नई चीज है तो मैं करवा देता हूं, अगर वही पुराना सवाल है तो वो मैं पहले 2 लेक्चर्स में वो बता चुका हूं आपको। तो अगर कोई इसमें गलती कुताही होगी तो उसके लिए पहले ही माजरत, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो उसकी बेस्ट इंफॉर्मेशन ना अवेलेबल होने की वजह से हम उसको उस तरह से नहीं करते। और बाकी इंशाल्लाह ये इसी तरह के सवाल आपको पेपर में आएंगे, और ये सवाल हमने कर लिया हुआ है। अगर आप इसको देखें, ये सवाल हमने कर लिया हुआ है, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है या नहीं किया?
बिल्कुल कर लिया होगा, ये क्वेश्चन हमने कर लिया होगा। ये मेरे ख्याल में दूसरा या पहला सवाल है जो मैंने आपको शेयर किया था, या इसमें मुझे लगता है कुछ है चेंज या नहीं है। डेप्रिसिएशन टाइम ट्रस्टेड मेथड इक्वली बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड और नॉन एंटायर प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट ऑन 30th नवंबर, एडवांस 3 मंथ सैलरी टेकन बाय सेल्समैन। ये मेरे ख्याल में वही सवाल है। फिर भी अगर सवाल देख लेना उन सवालों में ये मैच ना हो रहा हो तो मुझे बता देना, मैसेज कर देना, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर कर दूँ। ठीक है मेरे भाई, ओके जी, अल्लाह हाफिज।